हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन टेक्निकल हेल्पर के अंदर मतलब जो काफ़ी स्टूडेंट के बोलने के बाद में कि अपन एक मैराथन क्लास कौन से चैप्टर है और ट्रांसफार्मर चैप्टर यानी कि ट्रांसफार्मर चैप्टर की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और ये मैराथन क्लास आपको 1.5 या 2 घंटे की मिलेगी और जब तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैराथन क्लास मिलेगी। यानी कि इसकी आपको 4 या 5 क्लास निश्चित होंगे, क्योंकि आपको पता है चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं और एक दिन में 2 घंटे में 3 घंटे में नहीं हो सकते। इसलिए आपको हर संडे टू संडे आपको 2-2 घंटे की क्लास मिलेगी। किसकी? मैराथन क्लासेस। ठीक है। और इस मैराथन क्लास में अपन हर चीज़ कंप्लीट करके चलेंगे और आप इसको देख करके आप बड़ा थोड़ा बेसिक मजबूत और भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना चैप्टर है ट्रांसफार्मर चैप्टर, आपको थंबनेल में मिलेगा ट्रांसफार्मर की यानी कि मैराथन क्लासेज। ठीक है, क्लियर है ना? अपने स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल चैप्टर है नया ट्रांसफार्मर चैप्टर और इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस क्लास को आप अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर कर दीजिए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग पढ़ तो लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। फिर दूसरा, क्लास को पूरा पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आपने स्टार्टिंग में 2 मिनट पढ़ लिया, 5 मिनट पढ़ लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अधूरा ज्ञान तो हमेशा बाहर रहता है, यह चीज़ आपको पता ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, ट्रांसफार्मर कहाँ पर यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर क्यों बनाया गया, इसका क्या आवश्यकता पड़ी, अपन एक एक चीज को देखेंगे। दोस्तों, ट्रांसफार्मर यानी कि इसका हम हिंदी देखें तो ट्रांसफर करना यानी कि परिणामित्र। क्या नाम है इसका? परिणामित्र यानी कि ट्रांसफर करना, यानी कि एक चीज को दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना। जिस प्रकार कोई ट्रांसफर होता है ना, उसी प्रकार ट्रांसफर करना। ये किसका काम है? ट्रांसफार्मर काम है। इसको हम टेक्निकल भाषा में ट्रांसफर बोलते हैं। वैसे गांव में आपने देखा होगा डीपी बोलते हैं बहुत से लोग, लेकिन हम एक टेक्निकल भाषा में इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। यानी कि ट्रांसफर करना यानी कि स्थानांतरण करना। अब दोस्तों, इसकी हम अगर वास्तविक परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, मैं आपको एक बार बोलता हूं फिर बोर्ड पर लिखूंगा। यानी कि वह स्थिर युक्ति। दोस्तों, मैंने नाम क्या लिया है कि वह स्थिर युक्ति, यानी कि इस मशीन के अंदर कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। यह एक ऐसी युक्ति है इसके अंदर कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। बाकी सारी मशीनों में घूमने वाला भाग होते हैं, लेकिन इस मशीन के अंदर कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। इसलिए इस मशीन को हम वह स्थिर युक्ति जो आवृत्ति व पावर को यानी कि फ्रीक्वेंसी व पावर एंड शक्ति को नियत रखते हुए एक परिपथ की विद्युत ऊर्जा को दूसरे परिपथ में क्या करती है? ट्रांसफर करती है, यानी कि स्थानांतरण करती है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर कहते हैं। अब दोस्तों, हम इसको पेपर से लिखता हूं आपको, वह स्थिर युक्ति। स्थिर में समझ रहा हूं, इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। वह स्थिर युक्ति जो पावर में आवृत्ति को स्थिर रखते हुए एक परिपथ की विद्युत ऊर्जा को दूसरे परिपथ की विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण या ट्रांसफर करना किस मशीन का काम है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी कि मैंने आपके सामने परिभाषा लिखी है इसकी बहुत सरल तरीके से, लेकिन काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट परिभाषा देंगे, वोल्टेज घटाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, उसे ट्रांसफर कर देते। नहीं, ट्रांसफार्मर की अगर एक्चुअल परिभाषा देखी जाए तो ट्रांसफार्मर क्या है? वह स्थिर युक्ति है जो पावर व आवृत्ति को क्या रखती है? स्थिर रखती है।
मैं आपको दिखाऊंगा पावर आवृत्ति को कैसे स्थिर रखती है और एक परिपथ की विद्युत ऊर्जा को दूसरे परिपथ की विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण यानी कि ट्रांसफर करती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं। दोस्तों ये मशीन के अंदर सारे भाग क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। कंजर्वेटर है, बुकोज रिले है, बैंडिंग है, इसके बाद में साइड में जो एडजस्ट लगे होते हैं, मतलब सारी चीज इस मशीन के अंदर क्या होती है, स्थिर होती है। कोई भी इसमें घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए यह क्या होती है, मशीन स्थिर होती है। इसलिए दोस्तों इस मशीन की दक्षता सभी मशीनों की दक्षता से अधिक होती है। कितनी दक्षता होती है, इसकी दक्षता सबसे अधिक, जितनी मशीन है उनसे क्या होती है, अधिक होती है। और वो कितनी होती है, वो होती है 95 से 98% तक। दोस्तों दक्षता क्या होती है, दक्षता होती है, ये हमारा आंसर बहुत बार एग्जाम आता है, ये क्या है कि 95 से 98 तक % तक। दोस्तों दक्षता क्या होती है, आउटपुट बटे इनपुट। अगर दोस्तों लॉस हानि का मान बढ़ जाएगा मशीन के अंदर तो दक्षता क्या होगी, कम होगी। अगर मशीन के अंदर हानि का मान अधिक है तो दक्षता का मान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। दोस्तों और मशीनों में क्या होती है, 3 प्रकार की हानि होती है। बाकी मशीनों में कितने प्रकार की हानि होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, पहली है ताम्र हानि, दूसरी है लोह हानि और तीसरी है वायु घर्षण हानि। लेकिन दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ 2 ही हानि होती है। किसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। और 2 हानि कौन सी है, एक तो है ताम्र हानि, एक है दूसरी लोह हानि। इस मशीन के अंदर वायु घर्षण हानि नहीं होती है, यह हानि इस मशीन के अंदर नहीं होती है। कौन सी मशीन के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। और क्यों नहीं होती है, क्योंकि वायु घर्षण मतलब घर्षण करने वाला भाग इस मशीन के अंदर नहीं होता है। अब दोस्तों हानियों का मान इसमें कम हो गया तो दक्षता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसलिए इस मशीन की दक्षता हर मशीन की दक्षता से अधिक होती है। और वो कितनी होती है, 95 से 98% तक। ये बहुत बार एग्जाम आता है दोस्तों, क्लियर। इसलिए इस मशीन की दक्षता 95 से 98% तक होती है, क्लियर। अब आपने देखा है आगे दोस्तों ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर परिभाषा आपने देखी ली। अब दोस्तों हम इसके बारे में आगे देखते हैं कि पावर में इस फ्रिक्वेंसी को स्थिर कैसे रखती है, पावर को और फ्रिक्वेंसी को स्थिर कैसे रखती है। दोस्तों आपने मोटर चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ा होगा, 3 पेज के अंदर, N बराबर F × 120/P पढ़ा होगा। दोस्तों F क्या है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, N क्या है, घूर्णन गति है मोटर की, P क्या है, पोलों की संख्या है। दोस्तों अगर इस मशीन के अंदर कोई घूमने वाला भाग है ही तो N का मान 0 है, N का मान 0 है, पोलों की संख्या भी 0 है, यानी कि P का मान कोई परिवर्तन नहीं, N का मान कोई परिवर्तन नहीं, तो F का मान में कोई परिवर्तन नहीं। यानी कि हम जितना इनपुट में फ्रिक्वेंसी देंगे उतना ही आपको आउटपुट में फ्रिक्वेंसी मिलेगा। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर को हम जहां पर यूज करते हैं, जहां पर क्योंकि हमको अगर वोल्टेज अधिक चाहिए, धारा अधिक चाहिए, हमको वोल्टेज कम चाहिए, धारा अधिक चाहिए, जो आपको कंडीशन चाहिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। उत्पादक केंद्रों पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आपने हरदवासिन के अंदर देखा होगा, छोटा बड़ा ट्रांसफार्मर आपको निश्चित मिलेगा। आपने एक चार्जर के अंदर भी देखा होगा, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है। वो क्या करता है, वोल्टेज को कम करके देता है। ट्रांसफार्मर काम क्या है कि वोल्टेज को कम करना, धारा को अधिक करना, धारा को कम करना, वोल्टेज को कम करना। इस प्रकार से जिसकी आवश्यकता है आप जिस प्रकार से बना सकते हैं, वो काम है ट्रांसफर का, ट्रांसफर करना एक प्रकार से। तो क्या है दोस्तों, अगर इसमें पोलों की संख्या कोई मतलब नहीं, एन का मतलब कोई नहीं, तो फ्रिक्वेंसी में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी, फ्रिक्वेंसी का मान फिक्स मिलेगा। भारत देश में फ्रिक्वेंसी का मान कितना है, 50 हर्ट्ज है। आप इनपुट में 50 हर्ट्ज दे रहे हो तो आपको आउटपुट में 50 हर्ट्ज मिलेगी, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं पावर का कैसे स्थिर होती है दोस्तों इसकी। ये माना कि कोई ट्रांसफार्मर है, क्या है, ट्रांसफार्मर है, और ये क्या है, इसकी कोर है। ये मैंने इसकी क्या कर दी, बैंडिंग कर दी। क्या कर दी दोस्तों, बैंडिंग कर दी। ये क्या है, 2 बैंडिंग। दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर 2 बैंडिंग होती है, एक तो है प्राइमरी बैंडिंग और एक है सेकेंडरी बैंडिंग। एक तो है प्राइमरी बैंडिंग, एक है सेकेंडरी बैंडिंग। जो प्राइमरी बैंडिंग है वो इनपुट का काम करेगी और सेकेंडरी बैंडिंग है वो आउटपुट का काम करेगी। आज दोस्तों हम इसको अगर सेकेंडरी को इनपुट दे दें तो प्राइमरी बैंडिंग क्या होगी, आउटपुट का काम करेगी। मैंने क्या बोला कि है प्राइमरी बैंडिंग इनपुट का काम कर रही है तो सेकेंडरी बैंडिंग आउटपुट का काम करेगी। अगर सेकेंडरी बैंडिंग इनपुट का काम कर रही है तो प्राइमरी बैंडिंग आउटपुट का काम करेगी। ये ट्रांसफर होता है दोस्तों। ये क्या लगी हुई है, कोर लगी हुई, क्या
कोर, ये किसकी बनी हुई है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनी होती है, जिन पत्तियों को मशीन के द्वारा दबाया जाता है। अगर ट्रांसफार्मर के कोरों को अगर बिल्कुल दबाएंगे नहीं, उसमें गैप रहेगा तो एयर गैप होगा, तभी तो ट्रांसफार्मर हमेशा, आप तभी ट्रांसफार्मर पास में निकलना, ट्रांसफार्मर में हमिंग की आवाज आती है, हमिंग की आवाज आती है ट्रांसफार्मर के अंदर। क्यों आती है? कोर ढीली होने के कारण। अब दोस्तों ये क्या है? कोर है, चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग प्रदान करेगी ये चुंबकीय फ्लक्स। इसका कार्य सिद्धांत देखेंगे अपन पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, थोड़ा सा मिटाता हूं मैं ना। ये क्लियर समझ में आ रहा है ना दोस्तों? समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करके करना है बिल्कुल, देख ऐसे नहीं चलेगा है, ठीक है। अब हम इस ट्रांसफार्मर को समझेंगे एक प्रकार से। ये मैंने आपके सामने क्या बनाई है? कोर बनाई है कोई। ये क्या बना दी मैंने? कोर बना दी। एक मिनट रखो दोस्तों। क्या बना दोस्तों मैंने? ये कोर बनाई ट्रांसफार्मर की। देखो एक कोर है आपके सामने, क्या बनाई है मैंने? एक कोर ये बना दी। इस कोर पर मैंने क्या कर दी? कोई बैंडिंग कर दी। ये बैंडिंग कर दी मैंने दोस्तों, कर दी। इसके बाद में मैंने इस पर क्या दिया? इनपुट दिया, यानी कि प्राइमरी बैंडिंग, ये सेकेंडरी बैंडिंग। अब दोस्तों हम इसमें देखें तो क्या देखेंगे? अगर मैं इस प्राइमरी बैंडिंग को विद्युत सप्लाई से जोड़े तो क्या होगा? प्राइमरी बैंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार प्राइमरी बैंडिंग में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये प्राइमरी बैंडिंग चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी बैंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा? टकराएगा। यानी कि सेकेंडरी बैंडिंग से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? टकराएगा। क्योंकि दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र अपना कितना एरिया घेर रहा है, कितना क्षेत्र है उस चुंबक का, उसके अगर पास में का कोई चीज लेके जाए तो उसको अपना चुंबक बना देती है। ये नियम है। अब दोस्तों ये बैंडिंग हमने प्राइमरी बैंडिंग में क्या दी? सप्लाई दी, और प्राइमरी बैंडिंग में हमने सप्लाई दी, तो उसके बाद में दोस्तों इस प्राइमरी बैंडिंग में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चुंबक बढ़ेगा, और ये चुंबक बढ़ेगा तो पास में रखी हुई कोई कॉइल है उसको हम लेके जाते हैं तो उसको भी क्या कर लेती है? संपर्क में कर लेती है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम के अनुसार क्या बोलते हैं? ये कोई मोटर है, और इस मोटर में क्या है? माना कि हमने कोई 3 फेज सप्लाई दे दी स्टेटर में, ये स्टेटर है इसका, और इसमें क्या कर रही है? हमने कोई बैंडिंग कर रही है, और हमने माना कि इसमें कोई 3 फेज सप्लाई दी, तो इसमें बीच में क्या है? माना कि रोटर है, आर्मेचर है, इसमें बैंडिंग की हुई है। और अगर माना कि हमने इसमें क्या हुई? 3 फेज सप्लाई दी, इसमें 3 फेज सप्लाई देने के बाद में इसमें क्या होता है? चुंबक बनता है। क्या? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और ये चालक से टकराता है। ये चालक क्या है? आर्मेचर है, और इस चालक टकराने से इसमें भी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि ईएमएफ, नया ईएमएफ प्राप्त होता है। किसमें? इस आर्मेचर में। किसके कारण हुआ? इस स्टेटर में जो बैंडिंग की है इसके कारण। यानी कि यह कौन सा नियम है? ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या बोलता है? जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस प्रकार रखा जाए तो वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय चालक का क्या करता है? छेदन करता है। चुंबकीय चालक उसको क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करता है, और चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करने के बाद में इस चालक में भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और उस ईएमएफ को हम बाहर यानी कि लोड पर इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक मैंने आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम समझाया। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम के अनुसार ये स्टेटर जो बैंडिंग है इसको हमने सप्लाई दी, ये किस का काम कर रही है? प्राइमरी का काम कर रही है। और इस जो आर्मेचर है इसमें क्या हो रहा है? ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, और इस ईएमएफ को हम माना कि इस जो आर्मेचर है इसको क्या किसका नाम देते हैं? सेकेंडरी बैंडिंग का नाम देते हैं, क्योंकि सेकेंडरी बैंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी बैंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। इसमें यहाँ पर आप लगाएं कोई वोल्टमीटर, तो आप क्या माप लेंगे? ईएमएफ माप लेंगे। दोस्तों ईएमएफ कब उत्पन्न होता है? जब उत्पन्न होता है या तो चुंबकीय क्षेत्र घूमना चाहिए या कोई चालक घूमना चाहिए, यानी कि या तो आप चालक को घुमाओ या चुंबकीय क्षेत्र घुमाओ, दोनों में से किसी एक को घुमाना पड़ेगा। आप अगर दोनों को घुमाते हैं तो दोनों के बीच में सापेक्ष अंतर होना चाहिए। अगर सापेक्ष अंतर नहीं है तो क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। दोस्तों इस मशीन के अंदर हमने क्या करा? चालक को घुमाया। चालक कौन है? हमारा कोई आर्मेचर है, और चालक को घुमाने के बाद में इसमें क्या हो रहा है? ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों हम इस मशीन के अंदर कोई ट्रांसफार्मर के अंदर कोई चालक नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र घुमाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या घूमेगा? इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा, और इस बैंडिंग से क्या होगा? इस चालक से टकराएगा, और इस चालक से टकराने से इस चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ईएमएफ मतलब क्या होता है? वोल्टेज, जिसको लोड पर प्राप्त कर लिया जाता है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। क्लियर आया था? इस प्रकार से इसमें क्या उत्पन्न हो गया? ईएमएफ उत्पन्न हो गया। किसमें? सेकेंडरी बैंडिंग में। अब दोस्तों
हम एक चीज देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफर करता है, यानी कि पावर को स्थिर रखता है। पावर को हम देखते हैं किस प्रकार से स्थिर रखता है दोस्तों। अगर इस ट्रांसफार्मर को दोस्तों हम माना कि इसमें 20 वोल्ट, वोल्टेज का मान कितना है 20 है, और एम्पियर का मतलब मान 5 एम्पियर है, यानी कि आई का मान कितना है 5 एम्पियर। यानी कि ये दोस्तों क्या करता है, धारा को घटाता है बढ़ाता है, वोल्टेज को घटाता है बढ़ाता है, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर एक प्रकार से इस प्रकार से काम करता है। पावर स्थिर किस प्रकार रहेगी, पावर इस प्रकार से स्थिर रहेगी दोस्तों कि अगर इस प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज का मान 20 वोल्ट है और धारा का मान 5 एम्पियर है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में मैंने टर्नों की संख्या बढ़ाई, मैंने, तो दोस्तों इसके अंदर 25 वोल्ट और धारा का मान कितना होगा 4 एम्पियर है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर 20 वोल्ट 5 एम्पियर और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर 25 वोल्ट 4 एम्पियर। अब दोस्तों मैं पावर का सूत्र लगाऊं तो P बराबर क्या होता है, BI होता है। अब दोस्तों प्राइमरी के अंदर लगाऊं तो प्राइमरी के अंदर B का मान कितना है 20 और I का मान कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 100 वाट। इसी प्रकार से मैं सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जाऊं तो P का बराबर क्या होता है BI, और BI वोल्टेज का मान कितना है 25 इनटू I का मान कितना है 4, तो पावर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 100 वाट। यानी कि दोस्तों आपको एक चीज दिख रही होगी कि दोनों वाइंडिंग में पावर का मान बराबर है, 100 वाट में, है ना। यानी कि यह युक्ति पावर को कभी भी परिवर्तन नहीं करती है, पावर का मान हमेशा स्थिर रहता है। देख लो आपके सामने स्थिर है ना। यानी कि क्या किया इसने, वोल्टेज को बढ़ाया तो धारा का मान को क्या होगा, घटा होगा। यानी कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अगर धारा है उसको बढ़ाता है तो वोल्टेज को क्या करेगा, घटाएगा, अगर वोल्टेज को बढ़ाता है तो धारा को क्या करेगा, घटाएगा। ये ट्रांसफार्मर करता है, ये चीज करता है ट्रांसफार्मर, ये चीज करता है। यानी कि अगर धारा को मान को बढ़ा रहा है तो वोल्टेज को मान को घटाएगा, अगर वोल्टेज के मान को बढ़ा रहा है तो धारा को मान को घटाएगा। दोस्तों इसमें ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज को मान को बढ़ाया था, देखो बढ़ाया ना, 20 से 25 कर दिया, तो धारा का मान क्या हो गया, घट गया। यानी कि धारा का मान क्या हो गया, घट गया, तभी तो जाकर पावर स्थिर रहेगी। 100 वाट प्राइमरी पर है तो सेकेंडरी पर भी 100 वाट रहेगी। यानी कि पावर को कोई ट्रांसफर नहीं करता, यह सिर्फ ट्रांसफर करता है वोल्टेज को और धारा को। किसको, वोल्टेज को और धारा को, पावर को ट्रांसफर नहीं करता है। देख सकते हो आप दोस्तों, क्लियर है ना। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, अगर पावर हमारी क्या है, इस तरह है दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज का मान टर्नों पर निर्भर करता है। अगर दोस्तों हम वाइंडिंग में टर्नों की संख्या बढ़ाएं तो वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। किस प्रकार से देखें, हम इस प्रकार देखें दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर d∅/dt। दोस्तों ये क्या है, d∅ क्या है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है क्या, EMF, यानी कि वोल्टेज। वोल्टेज चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यह नियम यहां पर काम करता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है, चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर का मान बढ़ता है तो EMF का मान भी बढ़ता है। दोस्तों अगर इस ट्रांसफार्मर में देखें एक प्रकार से, मैं इसको बता देता हूं, समझ में आ गया ना आपका, हम बताता हूं मैं इसको। दोस्तों इसी प्रकार का ट्रांसफर होता है, आपको ये चीज पूरी क्लियर समझ आएगी अगर आप आराम से देखेंगे, बिल्कुल शांत मन से, तो हर चीज आपको क्लियर होकर चलेगी। मैं आपको दोस्तों दोबारा से ट्रांसफार्मर डायग्राम बनाता हूं। ये कोर है और इस कोर पे मैंने क्या कर दी, बाइंडिंग कर दी दोस्तों, और मैं बाइंडिंग में अंतर करूंगा। अगर दोस्तों माना कि मैं प्राइमरी बाइंडिंग को 250 वोल्ट दूं और 5 एम्पियर दूं, अगर सेकेंडरी बाइंडिंग पर भी 250 वोल्ट और 5 एम्पियर मिल रहा है तो मुझे ट्रांसफार्मर यूज क्यों करूंगा, फिर ट्रांसफार्मर यूज करने की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी, जब मैं जितना दे रहा हूं जितना मुझे मिल रहा है तो ट्रांसफार्मर आवश्यकता कोई करने की कोई जरूरत नहीं, आप उसको यूज करने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं, फिर ट्रांसफार्मर बनाया क्यों। अगर हमें जितने हम दे रहे हैं इनपुट में जितना ही हमको आउटपुट मिल रहा है तो ट्रांसफार्मर यूज करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफार्मर क्या करता है दोस्तों, घटाता है और बढ़ाता है, आपको जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार मिलेगा। अब दोस्तों माना कि इसमें मैं बाइंडिंग करता हूं, ये मैंने क्या कर दी, कोई कॉल कर दी दोस्तों, ये क्या है, बाइंडिंग कर दी मैंने एक। इसी प्रकार से मैं इस पर बाइंडिंग करता हूं। आप दोस्तों देखना है इसमें क्या अंतर है। ये दोस्तों मैंने बाइंडिंग कर दी ना। अब दोस्तों आपको इसमें एक चीज देख रही होगी कि इसमें टर्नों की संख्या कम है, इसमें टर्नों की संख्या ज्यादा है ना।
इसमें टर्नों की संख्या क्या है, कम है। और टर्न क्या होते हैं, फेरे। एक प्रकार का आपने कोई कॉल बना दी, मतलब इस प्रकार से एक स्थान से लेकर के इस प्रकार को घुमा दिया तो वो क्या बन गया, एक टर्न बन गया। तो इसमें टर्नों की संख्या बहुत कम है, इसमें टर्नों की संख्या बहुत अधिक है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, टर्न प्रति वोल्टेज मान बराबर होता है। दोस्तों टर्नों के ऊपर वोल्टेज का मान निर्भर करता है। अगर आप ट्रांसफार्मर में टर्नों की संख्या बढ़ाओगे तो वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। किस प्रकार से, देखो मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों इसमें टर्नों की संख्या कम है, इसमें क्या है, कम चुंबक बनेगा, वोल्टेज का मान कम है। हमने माना कि इसमें कितने वोल्ट दिए आपके सामने, इसमें माना कि मैंने 25 वोल्ट दिए, 25 वोल्ट दिए। इसके बाद में इसमें माना कि धारा का मान कितना दिया, मैंने 4 एम्पीयर दिया। ये इनपुट का रूप में दिया, प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स इस प्रकार से इसमें चलता है, ये देखो ये चल रहा है चुंबकीय फ्लक्स इस प्रकार से इस वाइंडिंग से टकराता है और इस पास में रखी कोई कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। ये कौन सा नियम पता है, अननोन प्रेरण का नियम है। और ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण का नियम पे काम करता है। अननोन प्रेरण का नियम, इसको म्यूचुअल इंडक्शन का नियम भी कहते हैं, यानी कि सह प्रेरण, यानी कि पारस्परिक प्रेरण। दोस्तों इसको समझेंगे, इस नियम को समझेंगे हम अच्छे से। अब दोस्तों इस बाइंडिंग के अंदर टर्नों की संख्या बहुत अधिक है। चुंबकीय फ्लक्स अधिक टर्नों से टकरा रहा है, अधिक टर्नों से टकराएगा तो देखो फ्लक्स का मान, परिवर्तन का मान बढ़ रहा है, यानी कि टर्नों की संख्या अधिक है तो चुंबक अधिक बनेगा, तो अधिक ईएमएफ आपको बाहर जो मिलेगा वोल्ट मीटर पे अधिक मान मिलेगा। और दोस्तों वो कितना प्रकार का मिलेगा आपको, माना कि इसमें 25 वोल्ट है तो इसमें 50 वोल्ट मिल रहे हैं आपको, तो धारा का मान क्या होगा दोस्तों, अगर वोल्टेज का मान बढ़ा है यहाँ पर तो धारा का मान क्या होगा, हमेशा घटेगा। देखो ये चीज़ आपको मैंने दिखाई दिया है ना, तो धारा का मान घटेगा। माना कि इसमें कितना कर दिया मैंने, 2 एम्पियर। ये दोस्तों अनुपात में होते हैं। मैंने 25 वोल्ट बढ़ाया, प्राइमरी वाइंडिंग में दिया और 4 एम्पियर धरा है, तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या मैंने बढ़ाई तो क्या होगा, 50 वोल्ट और 2 एम्पियर। अब हमें इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करें तो 25 इंटू 4 करें तब भी 100 वाट आएगा, और 50 इंटू 2 करें तब भी 100 वाट आएगा, यानी कि पावर का मान तो ये स्तर होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई पूरी। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें टर्नों की संख्या बढ़ाई मैंने तो देखो वोल्टेज का मान बढ़ा, और वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो धारा का मान घटेगा। अब दोस्तों इस ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो इस ट्रांसफार्मर को हम नाम देंगे क्या, स्टेप अप। क्या देंगे, स्टेप अप। अप का मतलब अप करना, वोल्टेज को अप करना है ना, कि अधिक करना। तो अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज का मान अधिक मिल रहा है तो वो ट्रांसफार्मर कौन ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक है, और टर्नों की संख्या अधिक होगी तो ईएमएफ का मान भी अधिक होगा, वोल्टेज का मान अधिक होगा, और वोल्टेज का मान अधिक है तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये आपके सामने मेरे लग रहा है। अब दोस्तों वोल्टेज का मान अधिक, स्टेप अप है। अगर इसी ट्रांसफार्मर को हमें वापस घुमा दूं, मैं इसको थोड़ा, आप एक लॉजिक समझे, इसको मैं उल्टा कर दूं, माना कि मैं इधर से इनपुट के रूप में दूं, इधर से इनपुट दूं और उधर मुझे आउटपुट लूं, दोस्तों उधर क्या होगा, वोल्टेज का मान आपको कम मिल रहा है, और वोल्टेज का मान कम मिल रहा है, धारा का मान अधिक मिल रहा है। देखो दोस्तों वोल्टेज का मान कम है, धारा का मान अधिक है, किधर, उधर। अगर मैं इसको प्राइमरी वाइंडिंग मानूं तो इसको सेकेंडरी वाइंडिंग मानूंगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर वोल्टेज का मान कम मिल रहा है तो इस ट्रांसफार्मर नाम होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को दोस्तों अपसाइड ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसको थोड़ी स्टेप अप को उपसाइड ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं अपसाइड ट्रांसफार्मर। ये हिंदी नाम है इनके। ये चीज समझ में आई दोस्तों आपके, क्लियर, किस प्रकार से ट्रांसफार्मर का सिस्टम है, क्लियर है ना। अब दोस्तों आपको एक चीज दिखाऊं मैं इसमें, इस ट्रांसफार्मर में अगर प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत सप्लाई दी और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है बिना कोई सप्लाई, बिना कोई संयोजन, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग किसी भी विद्युत प्रकार से जुड़ी हुई नहीं है, फिर भी प्राइमरी की और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। ये किस रूप से जुड़ी हुई पता, ये क्वेश्चन बहुत बता रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग के कारण, वो किस रूप से जुड़ी हुई है,
दोस्तों वो जुड़ी हैं चुंबकीय रूप से। किस रूप से? चुंबकीय रूप से। यानी कि ये दोनों आपस में विद्युत रूप से जुड़ी हुई नहीं होती है। किस रूप से जुड़ी होती है? चुंबकीय रूप से। यानी कि चुंबकीय मार्ग के रूप से जुड़ी हुई है, विद्युत रूप से क्या होती है? ये अलग होती है। कुछ नहीं आता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग किस रूप से जुड़ी होती है, तो चुंबकीय रूप से। ठीक है, यानी कि इसमें कोई विद्युत का संयोजन नहीं है, उसके कारण भी इसमें ईएमएफ वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, वो है अन्योन्य प्रेरण का नियम। मैं इसके बाद में आपको अन्योन्य प्रेरण का नियम समझाऊंगा। थोड़ा मैं इसको मिटाता हूं पूरे को। यहां तक समझ में आ गया ना आपके? अन्योन्य प्रेरण का नियम क्या है? एक है सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरण का नियम, एक है अन्योन्य प्रेरण का नियम। मैं इनको आपको अच्छे से समझाता हूं पूरे को। ठीक है, पहला है अन्योन्य प्रेरण का नियम, दूसरा है स्वप्रेरण का नियम। स्वप्रेरण मतलब सेल्फ, और अन्योन्य मतलब म्यूचुअल यानी कि पारस्परिक, यानी कि सह प्रेरण। बात एक ही है, किसी प्रकार से ऑप्शन में आ सकता है। अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन या पारस्परिक नियम या सह प्रेरण, चारों नाम एक ही है। ऑप्शन में आपको किसी प्रकार मिल सकता है। दूसरा है स्वप्रेरण का नियम यानी कि सेल्फ इंडक्शन। दोस्तों ये इंडक्शन क्या होता है? ये प्रेरण क्रिया क्या होती है? दोस्तों प्रेरण क्रिया हमेशा एसी के अंदर होती है, डीसी के अंदर प्रेरण क्रिया होती है। क्योंकि डीसी में प्रेरण क्रिया इसलिए होती है ना, क्योंकि प्रेरकत्व प्रभाव नहीं होता डीसी में, प्रेरकत्व प्रभाव एसी में ही होता है। अगर दोस्तों मैं इस ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से संयोजित कर देता हूं, किसको? इस प्राइमरी वाइंडिंग को, माना कि मैंने डीसी सप्लाई से संयोजित किया, तो दोस्तों डीसी में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एसी में, एसी के अंदर XL बराबर 2πfL। दोस्तों ये L क्या है? प्रेरकत्व है। क्या है? प्रेरकत्व। ये प्रेरकत्व क्या होता है? कॉल है। ये कॉल कोई प्रेरकत्व के रूप में एसी के अंदर होती है प्रेरकत्व। दोस्तों ये अगर आपने प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से संयोजित किया है, तो दोस्तों डीसी सप्लाई हमेशा क्या होती है? स्टोर होती है। एसी सप्लाई हमेशा स्टोर नहीं होती है। डीसी सप्लाई को हम स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम इसको डीसी से यूज करें तो XL बराबर क्या होता है? 2πfL, यानी कि L क्या है? प्रेरकत्व, और F क्या है? यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है। यानी कि डीसी के अंदर F का मान आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि डीसी के अंदर फ्रिक्वेंसी का मान क्या होता है? 0 होता है। अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएं तो डीसी के अंदर अगर फ्रिक्वेंसी का मान 0 है तो किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर XL का मान क्या आएगा? आपके सामने 0 आ जाएगा। 0, क्योंकि डीसी के अंदर फ्रिक्वेंसी का मान 0 होता है, इसलिए 0 आया है। और 0 आने से इसमें XL मतलब इसमें विरोध करने वाला मान 0 हो जाएगा, और विरोध करने का वाला का मान 0 हो गया तो इसमें धारा अधिकतम प्रवाहित होगी, और अधिकतम धारा होने के कारण ये प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए कभी भी ट्रांसफार्मर को डीसी पे संयोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीसी में इंडक्शन यानी प्रभाव नहीं होता है, यानी प्रेरण क्रिया नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार आता है। दोस्तों मैं समझा रहा था आपको अन्योन्य प्रेरण का नियम और स्वप्रेरण का नियम। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है वो मुक्त देखा जाए तो अन्योन्य प्रेरण के नियम पर काम करता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के नियम पर काम करता है, यानी कि सह प्रेरण पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और दोस्तों एक ट्रांसफार्मर होता है उसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर। और दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है और वो काम करता है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर। किस पर? सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन में आपको स्वप्रेरण में मिलेगा, अन्योन्य प्रेरण का नियम में मिलेगा, और दोनों के नियम मिलेगा, और कोई नहीं मिलेगा। तो अन्योन्य प्रेरण के नियम पर काम करता है। अगर नाम दे दे इस क्वेश्चन में कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों मैं आपको एक एक सिद्धांत को पढ़ाऊंगा, दोनों को, ये दोनों सिद्धांत किस प्रकार से हैं। ठीक है, मैं बताता हूं एक बार। बता दो दोस्तों, आप इनको नोट कर लेना, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। सिस्टम समझा रहा हूं मैं आपको यार।
समझ में तो आ रहा है ट्रांसफर? बिल्कुल आएगा, आप अच्छे से देखेंगे। और दोस्तों क्लास को और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं आप। आपको एक जुगाड़ी पूरी चीज मिल रही है यार, क्या दिक्कत है? अच्छा, मैं अननोन प्रेरण का नियम और स्वप्रेरण का नियम, दोनों नियमों को एक विस्तार समझा रहा हूं। पहला नियम लिखता हूं मैं आपके सामने, अन्योन प्रेरण का नियम। इसका दोस्तों दूसरा नाम भी है सहप्रेरण का नियम, तीसरा नाम है इसका पारस्परिक प्रेरण का नियम और म्यूचुअल इंडक्शन। ये चारों नाम में से आपको किसी भी नाम आ सकता है, आप ध्यान रखना। अब दोस्तों अन्योन प्रेरण का नियम क्या बोलता है? ये मैंने कोई ट्रांसफार्मर बनाया, ये क्या है? कोई ट्रांसफार्मर की कोर है, इस पर मैंने कोई बाइंडिंग कर दी दोस्तों। ये क्या कर दी? बाइंडिंग कर दी। इसमें चुंबक बना, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र से टकराया और इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। किसमें? सेकेंडरी बाइंडिंग में। ये सेकेंडरी बाइंडिंग है, ये प्राइमरी बाइंडिंग है। अब दोस्तों मैं आपको अन्योन प्रेरण का नियम समझा रहा हूं पहला, कि इस नियम में क्या बोलते हैं? जब दो कुंडलियों को पास रखकर, जब दो कुंडली किसे कहते हैं? बाइंडिंग को। जब दो कुंडलियों को पास रखकर किसी एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो पास रखी दूसरी कॉइल में, देखो दोस्तों मैं आपको एक बार समझा दूंगा, जब दो कुंडलियों को पास रखकर किसी एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और पास रखी दूसरी कॉइल से चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? टकराता है, परिवर्तित होता है, जिससे दूसरी कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों यह है क्या? अन्योन प्रेरण का नियम। अन्योन प्रेरण का नियम क्या बोलता है? जब दो कुंडलियों को पास में रखकर किसी एक कुंडली में क्या होता है? विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया जाता है। किसको? विद्युत धारा को। तो उस कुंडली में क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। उस कुंडली में क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। और यह जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मान में क्या होता है? परिवर्तन। तो पास में रखी दूसरी कॉइल में विद्युत भागबल क्या होता है? उत्पन्न होता है। उस नियम को क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण का नियम। दोस्तों ये नियम पूरा इस ट्रांसफार्मर में फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा? तो दोस्तों दो कॉइल रखी पास में, हम एक कॉइल में क्या देते हैं? विद्युत धारा देते हैं। और विद्युत धारा देते हैं, इसमें क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। और ये चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से पास में रखी कोई कॉइल को क्या कर लेता है? संपर्क में ले लेता है। और संपर्क में होने से इस पास में रखी कॉइल में क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और यह है ईएमएफ को हम लोड पर प्राप्त कर लेते हैं। यही क्या है? अन्योन प्रेरण का नियम है। अन्योन प्रेरण का नियम दोस्तों हमेशा उस ट्रांसफार्मर पर लागू होता है जिसमें दो वाइंडिंग होती है। दो वाइंडिंग होती है, यही प्रेरण है, अन्योन प्रेरण है। प्रेरण क्रिया क्या है? एक कॉइल में हम विद्युत सप्लाई दे रहे हैं और पास में रखी दूसरी कॉइल में अगर ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स के कारण, तो वही क्या है? अन्योन प्रेरण का नियम है। वही क्या है? अन्योन प्रेरण का नियम। यही नियम काम कर रहा है दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर। यह नियम आप इसको लिख लेना, आपको काम देगा ये। ठीक है? अन्य क्वेश्चन क्या आता है? अन्योन प्रेरण का नियम किस सिद्धांत पर काम, मतलब कौन से ट्रांसफार्मर काम करता है? तो दो बाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर। कौन से? दो बाइंडिंग। एक बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है जिसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। उस ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है दोस्तों कौन सा प्रणाम? स्वप्रेरण का सिद्धांत। कौन सा? सेल्फ इंडक्शन। उसको देखेंगे हम दूसरे को। दूसरा है दोस्तों अपने पास में नियम स्वप्रेरण।
स्वप्रेरण का नियम। दोस्तों यह स्वप्रेरण का नियम एक ऑटो ट्रांसफार्मर, कौन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर पर लागू होता है, ध्यान रखना दोस्तों, ये कौन से ट्रांसफार्मर लागू होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर पर। किस पर, ऑटो ट्रांसफार्मर पर। आप इसको उठा लेना। मैं समझाऊंगा आपको दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर इस प्रकार का होता है। ये क्या है दोस्तों, एक कोई ट्रांसफार्मर इस प्रकार का क्या होता है दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर। ये सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रही है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का काम कर रही है। ये इधर हम क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, इधर हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है और उसी वाइंडिंग में हम क्या रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं और उसी वाइंडिंग के द्वारा आपको सेकेंडरी वाइंडिंग मिल रही है, यानी कि उसी वाइंडिंग के द्वारा आपको आउटपुट मिल रहा है। तो वो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। इस ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या हो रही है, आपको एक वाइंडिंग मिल रही है, ठीक है। यही वाइंडिंग प्राइमरी का काम कर रही है, यही वाइंडिंग सेकेंडरी का काम कर रही है। यही ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है, जिसमें तांबे की बचत होती है। दोस्तों इसमें क्या होती है, टेपिंग निकली हुई होती है। अगर माना कि इसमें इस टेपिंग को यहां पर निकाल रखा है, टेपिंग क्या होती है, टेपिंग क्या होती है दोस्तों, आपको कौन कौन से मान चाहिए वोल्टेज के, आपको उसमें 100 पर भी मिलेगा, 50 पर भी मिलेगी, 200 पर भी, 300 पर भी, इस प्रकार टेपिंग निकली होती है। आपको जितना मान चाहिए आप ले सकते हैं। और टेपिंग क्या होता है, वोल्टेज मान किस से मिलेगा, यानी मैंने आपको बताया टन प्रति वोल्टेज, यानी जितने टन आप लेंगे उतना ही वोल्टेज आपको मिलेगा। अगर टनों की संख्या आप कम लेंगे कम वोल्टेज मिलेगा, टनों की संख्या ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। अब दोस्तों यह क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग टेपिंग निकली है। अब दोस्तों यह ऑटो ट्रांसफार्मर है। अब इस स्वप्रेरण का नियम, सेल्फ इंडक्शन का नियम क्या बोलता है, एक कॉल में हम विद्युत धारा देते हैं तो उसी कॉल में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उसमें होता है और वह चुंबकीय फ्लक्स के कारण, अतिरिक्त चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण उसी कॉल में अलग से ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण का नियम कहते हैं। दोबारा से मैं बोलता हूं इसको, आप लिख लेना और मैं लिखता हूं उसको, ठीक है। जब किसी एक कॉल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कॉइल में अतिरिक्त फ्लक्स उत्पन्न होता है। अतिरिक्त फ्लक्स उत्पन्न होता है और उसी कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है। उसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरण का नियम कहते हैं। दोस्तों ये दोनों नियम आपको मैंने समझाए हैं, कौन कौन से, एक तो है अन्वय प्रेरण का नियम और दूसरा है स्वप्रेरण का नियम, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्वेश्चन आता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो वह है स्वप्रेरण का नियम। और बेसिक क्वेश्चन आए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वह है अन्वय प्रेरण का नियम। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम, मिटाओ इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना। बैठा दूं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको नोट्स में लिखेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। ये क्लास कौन सी है, मैराथन क्लासेज। कौन सी, मैराथन क्लासेज। आप इनको दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर प्रकार की क्लासेज आपको उपलब्ध होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। और दोस्तों काफ़ी क्लासेज इस यूट्यूब चैनल पर मिली है, आपको मिला, देख सकते हैं आप जाकर प्ले लिस्ट में आपको सब क्लास मिल सकती है। उसमें टेक्निकल पर की सीरीज भी चल रही है, उसमें आपको क्लास मिलेगी, न्यूमेरिकल की क्लास भी चल रही है, उसमें भी आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम ट्रांसफार्मर के आगे, ट्रांसफार्मर के प्रकार। और ट्रांसफार्मर प्रकार में दोस्तों हम
आउटपुट वोल्टता के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर? वोल्टता के आधार पर। पहला है वोल्टता के आधार पर। किसके आधार पर? वोल्टता के आधार पर। वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये दोनों ट्रांसफार्मर हम पढ़ेंगे दोस्तों। पहला तो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके बाद में दोस्तों हम कोर के आधार पर पढ़ेंगे कि कोर के आधार पर, ठीक है। वो भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कोर के आधार पर, मतलब करोड़ के आधार पर। हम एक प्रकार लिखते हैं करोड़ के आधार पर देखें हम, तो दूसरा है करोड़ के आधार पर। इसमें भी हम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कोर प्रकार का और दूसरा है सेल प्रकार का और तीसरा है बैरी प्रकार का। हम तीनों प्रकार को इनको देखेंगे, दोनों प्रकार को इनको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। पहला देखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मैं मिटाता हूं उसको पूरे को, उसके बाद में मैं लिखता हूं आपको हेडिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पहला लिखूंगा मैं दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम उपचायित ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। उपचायित, ये ध्यान रखना दोस्तों कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम हिंदी नाम क्या देते हैं? उपचायित ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम किसे कहते हैं? जिसमें वोल्टेज का मान अधिक मिलेगा। स्टेप अप हो रहा है, यानी कि वोल्टेज मान अगर हम 250 दे रहे हैं तो आपको आउटपुट में 1100 वोल्टेज मिल रहे हैं। वो क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को एक प्रकार डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना के। इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इस प्रकार बनाते हैं हम। ये क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग काम कर रही है। ये क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर आपको यहाँ पर वोल्टमीटर लगाएं तो माना कि हमने यहाँ पर 230 वोल्ट दिए। कितने दिए? 230 वोल्ट। आपको यहाँ पर 1100 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो ये क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? परिभाषा में वास्तव में लिखा हूं तो क्या होता है? वह ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज उच्च धारा को उच्च वोल्टेज निम्न धारा में परिवर्तित करता है। दोस्तों देखो, निम्न वोल्टेज का मान है और उच्च धारा है। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि धारा का मान निम्न होगा, वोल्टेज का मान निम्न होगा, धारा का मान उच्च होगा, और धारा का मान निम्न मिलेगा तो वोल्टेज का मान उच्च मिलेगा। दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग में काम कर रही है ये किसका काम कर रहा है दोस्तों? प्राइमरी वाइंडिंग का। और दोस्तों ये कर रही है सेकेंडरी वाइंडिंग का। यानी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है? निम्न वोल्टेज है तो धारा का मान क्या होगा? उच्च होगा, और उच्च वोल्टेज है तो निम्न धारा होगी सेकेंडरी वाइंडिंग में। तभी तो बोल देंगे हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि स्टेप अप में वोल्टेज मान अधिक मिलेगा। और दोस्तों अगर देखा जाए अपन को क्या होता है? वोल्टेज मान अधिक, वोल्टेज प्राप्त करना है बस, तो वोल्टेज प्राप्त करेंगे तो उसी के आधार पर बढ़ते हैं, वोल्टेज के आधार पर। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसके आधार पर? वोल्टता के आधार पर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम और देखें इसमें तो और क्या होता है कि दोस्तों इसमें स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों? ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इसको हम लिखें प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं या प्राथमिक वाइंडिंग बोलते हैं। ये दोस्तों क्या होती है? मोटे तार कम टन होते हैं। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, टनों की संख्या कम होगी और टन कम होंगे तो वोल्टेज मान कम होगा, तभी तो प्राइमरी वाइंडिंग खिलाएगी। और दोस्तों मोटे तार होंगे और तार मोटे होंगे तो क्या होगा? प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों बहुत चीज, कि प्राइमरी वाइंडिंग मोटे तार कम टन व प्रतिरोध का मान कम होता है। अब हम देखें सेकेंडरी वाइंडिंग।
सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें क्या होता है, पतले तार, अधिक टन, प्रतिरोध का मान क्या होता है, अधिक होता है। और दोस्तों मैंने आपसे बोला टनों की संख्या अधिक होगी तो वोल्टेज मान अधिक मिलेंगे आपको आउटपुट में। टन प्रति वोल्टेज यानी कि वोल्टेज टनों पर निर्भर करता है, ये चीज़ आपको देख लो। क्लियर, ये चीज़ आपको दोनों लिखना है, ये क्वेश्चन में इसमें से बहुत आता है। अब दोस्तों हम इसको देखें एक प्रकार से, तो क्या होता है, एन पी बड़ा एन एस। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग को टन, एन क्या है, टनों की संख्या है, और ये एस क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग, और पी क्या है, प्राइमरी। तो यानी कि सेकेंड प्राइमरी वाइंडिंग में टनों की संख्या और सेकेंडरी वाइंडिंग में टनों की संख्या। देखो जिस तरफ ये मुंह हो रहा है ना, मुंह, इसका मतलब समझ रहे हो, ये बड़ा ही है, कौन सा, एन एस, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में टनों की संख्या अधिक है। इसका मतलब यह है, इस लाइन का मतलब क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग में टनों की संख्या कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टनों की संख्या अधिक है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग से टनों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग की अधिक है। इसका मतलब यही बोल सकते हैं आप, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में टनों की संख्या से प्राइमरी वाइंडिंग में टनों की संख्या कम है, इस प्रकार से बोल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, लिख सकते हो। बात एक ही है, वो जिस तरह मुड़ रहा है उसकी मान अधिक है, उसका मान अधिक है, इस प्रकार से बहुत आता है। अब दोस्तों हमें इसमें देखें तो कौन सी वाइंडिंग अधिक वोल्टेज वाली होगी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। अधिक प्रतिरोध वाली कौन सी वाइंडिंग होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ये क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं दोस्तों कि कौन सी वाइंडिंग अधिक वोल्टेज वाली होगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, कौन सी वाइंडिंग अधिक वोल्टेज वाली होगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग, या बोल सकते हैं आप अधिक टर्नों वाली वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग से नहीं बोल सकते, सेकेंडरी वाइंडिंग माना कि इस ट्रांसफार्मर में वापस उल्टा कर दूं तो सेकेंडरी वाइंडिंग वो हो जाएगी, फिर ऐसे नहीं। यानी कि कौन सी वाइंडिंग अधिक वोल्टेज वाली होगी तो उच्च प्रतिरोध वाली, उच्च टर्न वाली, यानी अधिक टर्नों की संख्या वाला है वो क्या होगी, उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसफार्मर। मतलब कौन सी वाइंडिंग कम वोल्टेज वाली होगी, जिस वह वाइंडिंग होगी जिसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, टर्नों की संख्या क्या होगी, कम होगी, मोटे तार होंगे, वो क्या होगी, कम टर्न, मतलब कम वोल्टेज वाली होगी। मैं दोबारा समझाता हूं आपको, कौन सी वाइंडिंग अधिक वोल्टेज वाली होगी, वह वाइंडिंग अधिक वोल्टेज वाली होगी जिसमें टर्नों की संख्या अधिक होगी और तार क्या होगा, पतला होगा, प्रतिरोध का मान अधिक होगा, वह क्या होगी, अधिक वोल्टेज वाली, अधिक वोल्टेज वाली। इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अधिक वोल्टेज वाली वाइंडिंग कौन सी होगी। ऑप्शन में मिलेगा प्राइमरी, ऑप्शन में मिलेगा सेकेंडरी, और ऑप्शन इनमें से मिल सकते हैं, प्रतिरोध मान अधिक होगा, प्रतिरोध मान कम होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बोला अधिक वोल्टेज वाली वाइंडिंग होगी, ऑप्शन नंबर ए कम प्रतिरोध वाली, ऑप्शन नंबर बी अधिक प्रतिरोध वाली, ऑप्शन नंबर सी मध्यम प्रतिरोध वाली, ऑप्शन नंबर डी शून्य प्रतिरोध वाली। तो दोस्तों अधिक प्रतिरोध वाली क्या होगी, अधिक वोल्टेज वाली होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन ये आ गया, अधिक वोल्टेज वाली वाइंडिंग होगी तो ऑप्शन नंबर ए अधिक टर्नों वाली वाइंडिंग, कम टर्नों वाली वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग कोई नहीं, तो क्या होगी, अधिक टर्नों वाली वाइंडिंग। इस प्रकार का मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, समझ में आ रही है ना आपको, ये ठीक है। तो दोस्तों इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर से इतने क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से जो आपको लिखा है इनमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। स्टेप अप सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होगी दोस्तों हमेशा, और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होती है, कम होगी। ये चीज आपको कंप्लीट रखनी है। अब दोस्तों मैं आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊं, स्टेप डाउन। इसको मैं मिटाता हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, यानी आप बता भी सकते हैं आप इसको ना। दोस्तों काफ़ी अच्छे से मैं अगर देखो इन क्वेश्चनों को अगर मैं लिखाऊं यहाँ पर तो क्या है, काफ़ी समय हो जाएगा। और देखो दोस्तों इससे मतलब भी नहीं है, मैं आपको बोल तो रहा हूँ, आप इसको इस प्रकार से लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डाउन ट्रांसफार्मर।
ये कौन सा है? दूसरा नंबर का ट्रांसफार्मर। कौन सा? दूसरा नंबर का ट्रांसफार्मर। इसको हम हिंदी में देखें तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इसको बोल सकते हैं दोस्तों अपचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा? अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर हम देखें इसको तो इस प्रकार से देखें। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, इसके कहने का मतलब क्या है? स्टेप डाउन, यानी कि आपको डाउन वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? डाउन वोल्टेज। तो वोल्टेज मान डाउन मिलेगा, धारा का मान क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। ये चीज मैं आपको मैंने समझा रखा पहले। ये मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, आप इनको बना लेना पूरे से अच्छे से नोटबुक में। ये है क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग का, क्योंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग टर्मिनल संख्या अधिक होगी, फिर उल्टा हो जाएगा उस ट्रांसफार्मर का। अगर जो मैंने स्टेप अप पढ़ाया था उसी को मैं उल्टा करके काम करूं तो स्टेप डाउन बन जाता है। ये चीज़ आपका दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि अपन 1 घंटे से पढ़ रहे हैं तो इसका दिमाग चलना चाहिए इतना तो, तभी तो आप टेक्निकल तैयार कर रहे हो यार। अब मैं इसको क्या बनाता हूं? स्टेप डाउन। ये बना दिया दोस्तों मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों आपको एक चीज दिख रही होगी इसमें, तो इसकी मैं परिभाषा लिखूं दोस्तों, तो वह ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज निम्न धारा को निम्न वोल्टेज उच्च धारा में परिवर्तित करता है। ये इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं दोस्तों कि वह ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज निम्न धारा को निम्न वोल्टेज उच्च धारा में क्या करता है? परिवर्तन करता है, उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब दोस्तों हम देखें इसको, तो इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग है, वो क्या होगी? मोटे तार होंगे, टर्नों की संख्या क्या होगी? कम टर्न होंगे, और प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि तार मोटा है तो मोटे तार प्रतिरोध का होता है कम होता है हमेशा। और हम प्राइमरी वाइंडिंग लिखें तो प्राइमरी वाइंडिंग है वो क्या होती है? पतले तार होते हैं, पतले तार, अधिक टर्न और प्रतिरोध का मान क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। क्या मिलेगा? अधिक। इस प्रकार को आपको लिखना है दोस्तों, ये चारों लाइन आपको लिखनी। परिभाषा इसकी है, परिभाषा क्या है? वह ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज धारा को निम्न वोल्टेज उच्च धारा में परिवर्तन करता है। दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग, मोटे तार कम टर्न व प्रतिरोध का मान कम होता है। प्राइमरी वाइंडिंग, पतले तार अधिक टर्न व प्रतिरोध का मान क्या होता है? अधिक होता है। ये कौन सा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें हम देखें तो NP बटे N, ये इस प्रकार से देखें हम, NP बड़ा होता है किससे? NS से, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक है NS से, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग से। ये एक प्रकार से आपको ये भी याद रखना है, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्नों की संख्या है उससे अधिक है किसकी? प्राइमरी वाइंडिंग की टर्नों की संख्या की। ये आपको ध्यान रखना। और दोस्तों इससे और क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? इससे क्वेश्चन में बनता है दोस्तों, इसमें टर्नों की संख्या कम है तो आपको वोल्टेज कम मिलेंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कम मिलेंगे, धारा का मान क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। अगर पूछते हैं हम कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न को। अब दोस्तों पूछ लें कि कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग कौन सी होती, तो ऑप्शन में अगर प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, तब तो हम लगा सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तब तो क्या होगी कि अगर क्वेश्चन गया कि कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग होगी, तो कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग कौन सी होगी दोस्तों? कौन सी होगी? सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन कौन सी होगी सेकेंडरी वाइंडिंग? ऑप्शन में नहीं है। माहे मोटे तार या कम टर्न वाली या प्रतिरोध का है उसका कम है, ये क्या होगी? कम वोल्टेज वाली होगी। ये चीज से कंडीशन बढ़ रही है, 3 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं इसी लाइन से, और इससे 3 बढ़ रहे हैं। यानी कि कौन सी वाइंडिंग अधिक वोल्टेज वाली होगी तो क्या होगी? पतले तार वाली। अधिक टर्नों वाली क्या होगी? वाइंडिंग अधिक वोल्टेज वाली होगी। यहां तक क्लियर है ना? ये दोस्तों स्टेप डाउन से क्वेश्चन बनते हैं। इसका डायग्राम आपको बनाना है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। इसमें आपको वोल्टेज कम मिल रहे हैं, इसमें वोल्टेज ज़्यादा मिल रहे हैं। वोल्टेज मान कम है, धारा का मान अधिक है। ये चीज़ मैंने आपको लिखा रखी, देखो ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कौन सा, हम
करोड़ के मतलब कोर के आधार पर देखेंगे, करोड़ के आधार पर कि करोड़ किस प्रकार की बढ़ाई होती है, इसमें किस किस प्रकार की करोड़ की संरचना के आधार पर किस प्रकार का ट्रांसफॉर्म होता है। तो करोड़ की संरचना के आधार पर 3 प्रकार होता है, एक तो है कोर प्रकार का, एक है सेल प्रकार का, एक है बेली प्रकार का। हम तीनों ट्रांसफार्मर में से एक एक ट्रांसफार्मर को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। मैं आप इसको उठा सकते हैं, मैं इसको मिटाऊंगा, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं उसको। और दोस्तों समझ में आ रहा था, लाइक करके चलना है यार, शेयर भी करना है दोस्तों तक। अब पढ़ेंगे मैं दोस्तों कई के आधार पर, कोर की संरचना के आधार पर। किसकी संरचना? कोर की संरचना के आधार पर। पहला हम देखते हैं दोस्तों, ये अपने कोर की संरचना के आधार पर पहला है कोर प्रकार का। कौन सा? कोर प्रकार का। दूसरी है सेल प्रकार की और तीसरी है बेरी प्रकार की। तो कोर प्रकार की हम देखें तो कोर प्रकार की ट्रांसफॉर्मर कहां पर होती है, किस प्रकार की कोर बनी होती है, कोर की आकृति किस प्रकार की होती है, इसमें कितनी बाइंडिंग होती है, चुंबकीय बल किस प्रकार होता है, एक एक चीज को देखेंगे हम, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये मैं आपको बाइंडिंग बनाऊंगा। ये बीच में क्या है, एक भुजा है, सॉरी एक मिनट, इसमें बीच में भुजा नहीं बनेगी, इसमें उसी प्रकार का बनेगा जिस प्रकार से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें भी इसी प्रकार से बनेगा। इसमें देखो दोस्तों, ये चुंबकीय फ्लक्स। अब दोस्तों इससे क्वेश्चन बनता है काफी कि यह कोर प्रकार ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये कोर प्रकार का है, इसमें कोर बनी हुई है, और ये कोर किस आकृति होती है, एल आकृति की। किसकी आकृति की? एल आकृति। देखो दोस्तों, एल आकृति है ना, या आई आकृति, आई आकृति की भी है। इस प्रकार के कोर होती हैं जिनको हम इस प्रकार के लगाते हैं, इस प्रकार से, और कोरों की आकृति इस प्रकार से होती है, इस पर बाइंडिंग करती है प्राइमरी। दोस्तों अलग अलग कोरों पर अलग अलग बाइंडिंग हो रही है दोस्तों, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नहीं है। इसमें क्या है, और इसमें चुंबकीय फ्लक्स का एक ही मार्ग होता है। इसमें देखो दोस्तों, आपके सामने एक ही मार्ग है चुंबकीय फ्लक्स का, एक ही मार्ग है, जबकि हम सेल प्रकार पढ़ेंगे ना, उसमें 2 मार्ग मिलेंगे आपको। इसमें एक ही मार्ग है, इसमें कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि इसमें लिंबों की संख्या कितनी होती है, किसकी? लिंबों की संख्या। दोस्तों लिंब क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। लिंबों की संख्या किसमें? कोर प्रकार के में। तो लिंब क्या होता है दोस्तों, ये ठाड़े है ना, इस प्रकार के ऊर्ध्वाधर, जो ऊर्ध्वाधर कोर ठाड़ी है उसको लिंब बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें लिंबों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी? 2। एक तो येरी दोस्तों, और एक येरी। जो इसमें ऊर्ध्वाधर कोर ठाड़ी होती है उसको लिंब बोलते हैं। तो कोर प्रकार का जो संरचना ट्रांसफार्मर है, इसमें लिंबों की संख्या कितनी मिलेगी आपको? 2 मिलेगी। कितनी? 2 मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और इसमें चुंबकीय फ्लक्स का कितना मार्ग होते हैं? एक मार्ग होता है। और दोस्तों इसमें ये भी ध्यान रखना है, इसमें पूरी कोर है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। कोर का क्षेत्रफल समान होता है। क्या होता है? समान होता है। जबकि बेरी सेल प्रकार होता है उसमें अलग होता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसमें अगर कोई भी बाइंडिंग खराब हो रही है, अगर प्राइमरी बाइंडिंग खराब है तो आप प्राइमरी बाइंडिंग चेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग खराब है तो सेकेंडरी बाइंडिंग चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसमें कोई प्रकार की दोष ढूंढने की आसानी, मतलब परेशानी नहीं होती हमें। इसमें मैं लिखूं, इसमें दोष ढूंढना आसान होता है, जबकि सेल प्रकार में इनसे उल्टे होते हैं सिस्टम। सेल प्रकार में क्या होता है, दोष ढूंढना आसान नहीं होता है, कठिन होता है, क्योंकि उसमें एक ही लिंब पर बाइंडिंग होती है दोनों। पहले बाइंडिंग एक होती है, उसके ऊपर दूसरी बाइंडिंग होती है। उसमें क्या है, अगर प्राइमरी बाइंडिंग कोई सी बाइंडिंग खराब नहीं चल रही तो आपको दोनों बाइंडिंग हटानी पड़ेंगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको अगर ये खराब है तो इसको हटाओ, ये खराब है तो इसको हटाओ। इसमें दोष ढूंढना भी आसान है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें इंसुलेशन का मार्ग आपको रखना पड़ेगा, इंसुलेशन ज़्यादा रखना पड़ेगा। इस पर इंसुलेशन होगा, फिर इस पर इंसुलेशन होगा, इस प्रकार का क्या है, इंसुलेशन का मान ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है।
और दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी है कि इसमें लोहे हानि का मान क्या होता है, लोहे हानि का मान कम होता है, कम होता है। ये चीज़ मैं लिखा हूँ दोस्तों, आप इनको लिख लेना, सबको लिख लेना आप, ठीक है। लोहे हानि का मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसमें कोर क्या है, कम है, जबकि सेल में क्या होती है, कोर अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखेंगे दोस्तों सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। क्लियर, आप उसको उतार लेना अच्छे से। अब है हमारा कौन सा, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा प्रकार का, सेल प्रकार। तो दोस्तों हमने अपने समझ का होगा कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर में को पहला अपन पढ़ रहे हैं कोर के आधार पर, जिसमें पहला पढ़ लिया अपन ने क्रोड के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे अपन सेल प्रकार के आधार पर ना। दूसरा है अपना सेल प्रकार का। कौन से प्रकार का, सेल प्रकार का। अब इस सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर अपन पढ़ते हैं सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका डायग्राम पढ़ते हैं पहले। तो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर इस प्रकार का होता है दोस्तों, ये क्या है, कोई सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है, और इसमें क्या होती है, ये जो कोर बनाई है मैंने इस प्रकार से इसकी कोर होती है। देखो मैं डायग्राम बनाऊँ, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का होता है सेल प्रकार का। इसमें क्या होती है, मध्य भुजा पर बाइंडिंग होती है, और इसी के ऊपर सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, और इसको इस प्रकार से, ये चुंबकीय फ्लक्स का इसका मार्ग होता है। इस प्रकार से, यानी कि अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो किस प्रकार से लिखें, वह ट्रांसफार्मर जिसमें क्या होती हैं, इसमें जो क्रोड होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो ई आकृति की होती हैं, ई आकृति की होती है। देखो आई आकृति है ना, ये आई है बिल्कुल, ये हम इस प्रकार ले लें, लेकिन ई आकृति हमें इस प्रकार, देखो ई किस प्रकार बन रहा है, ये बन रहा है ना ई, और एक हम इस प्रकार रख दे तो ई आकृति बन रही नहीं बन रही। इस प्रकार से ये कोर होती है। कोर किस प्रकार की होती है, आई प्रकार की व ई प्रकार की। अच्छा, दूसरी बात, इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग होते हैं वो दो होते हैं। देखो एक मार्ग ये एरिया इसका चुंबकीय फ्लक्स का, दूसरा मार्ग ये रही चुंबकीय फ्लक्स। तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स के दो मार्ग होते हैं, दो मार्ग। और अपने जो क्रोड, जो अगला पिछला पढ़ाया था अपने कोर प्रकार का, उसके अंदर कितने मार्ग थे चुंबकीय फ्लक्स से, एक मार्ग था, लेकिन इसमें चुंबकीय फ्लक्स से कितने मार्ग है, दो मार्ग है। कितने, दो। देखो चुंबकीय फ्लक्स से ये देखो, लेकिन अगर चुंबकीय फ्लक्स से दो मार्ग है तो इसमें जो लीकेज चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स कोर के अंदर क्या होगा, लीकेज होगा, इसलिए उसकी अपेक्षा इसके अंदर चुंबकीय जो लीकेज है उसका मान अधिक होगा, और चुंबकीय लीकेज का मान अधिक होगा तो अपन को आउटपुट में वोल्टेज कम मिलेंगे। तो इसमें चुंबकीय लीकेज का मान अधिक होगा। इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय लीकेज का मान अधिक होगा। और अधिक क्यों होगा, क्योंकि कोर में क्या है, इसमें दो रास्ते हैं, और दो रास्ते से पानी अगर कोर में चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है तो उसमें क्या होगा, लीकेज होगा। अगर व्यर्थ होगा, कोई काम का नहीं है वो चुंबकीय क्षेत्र, और व्यर्थ होगा तो अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट में कम वोल्टेज मिलेंगे, यानी कि इसमें चुंबकीय लीकेज का मान अधिक होता है। दूसरी बात में क्या है, जो इसमें मध्य वाली भुजा है उसका क्षेत्रफल साइड वाली भुजाओं का दोगुना होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसकी मध्य भुजा का, मध्य भुजा का क्षेत्रफल पास वाली भुजा का दोगुना होता है ना, दोगुना। देखो इसका और इसका दोगुना है ना, ये बीच वाली भुजा, तो इसकी जो मध्य वाली भुजा है उसका क्षेत्रफल पास वाली भुजा का क्या होता है, दोगुना होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद में दोस्तों इसकी मध्य वाली भुजा पर ही दोनों बाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। मध्य वाली भुजा पर ही दोनों बाइंडिंगों को स्थापित किया जाता है।
स्थापित किया जाता है। यानी कि दोनों बाइंडिंगों को, जो प्राइमरी बाइंडिंग है, सेकेंडरी बाइंडिंग है, दोनों बाइंडिंगों को एक ही भुजा पर, और वो कौन सी भुजा है? मध्य भुजा, उस पर क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या है? दोनों बाइंडिंग एक ही भुजा पर स्थापित हैं। तो किस प्रकार से? सबसे पहले इसमें मोटे तार वाली बाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो सबसे पहले मोटे तार वाली, कौन सी? मोटे तार वाली बाइंडिंग स्थापित की जाती है। अब दोस्तों, मोटे तार वाली जो बाइंडिंग स्थापित की जाती है उसका वोल्टेज का मान क्या होगा? कम होगा। ये अपन ने देखा है अभी। तो मोटे तार वाली जो बाइंडिंग है उसका वोल्टेज का मान कम होगा। इसका मतलब जो कम वोल्टेज वाली बाइंडिंग है वो पहले की जाएगी। सबसे पहले जो बाइंडिंग की गई है वो कौन सी होगी? कम वोल्टेज वाली होगी। और जो बाद में की जाती है अंत में, वो कौन सी होगी? वो अधिक वोल्टेज वाली होगी। तो सबसे पहले की जो मोटे तार वाली बाइंडिंग होगी उसका मतलब कम वोल्टेज वाली, कम वोल्टेज वाली। तो कम वोल्टेज वाली बाइंडिंग पहले कर दी, उसके बाद में क्या होगी? अधिक वोल्टेज वाली। यानी बाद में अधिक वोल्टेज वाली बाइंडिंग होगी, वोल्टेज वाली बाइंडिंग। यानी कि जो बाद में की जाती है बाइंडिंग, वो कौन सी बाइंडिंग की जाएगी? अधिक वोल्टेज वाली बाइंडिंग की जाएगी। ठीक है, पहले करते हैं मोटी तार वाली बाइंडिंग, यानी कि कम वोल्टेज वाली, उसके बाद में करते हैं अधिक वोल्टेज वाली। ठीक है, एक ही भुजा पर करते हैं। इसका क्षेत्रफल दोनों साइड वाले भुजाओं से अधिक होता है और लीकेज का फ्लक्स का मान इसमें अधिक होता है। ठीक है, इंसुलेशन का मान इसमें कम होता है। ये चीज़ अपन को बहुत ध्यान रखनी है। क्लियर है ना? दूसरी बात, इसमें और काफ़ी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। इनको मैं मिटा देता हूँ ना, आप बता लेना। ये क्वेश्चन इनमें से बन के आता है, मैं लिखा है इसमें से। तो और इसके बारे में क्या लगता हूँ दोस्तों, इसमें देखो, उस जो अपन ने कोड प्रकार का पढ़ा था उसकी अपेक्षा इसमें लोहे का मान बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? लोहे का मान बढ़ रहा है ना। देखो, उसमें हमने बीच वाली भुजा नहीं थी, लेकिन इसमें बीच वाली भुजा है, और बीच वाली भुजा होने के कारण इस ट्रांसफार्मर में लोहे हानि का मान बढ़ता है। बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? उस जो करोड़ प्रकार का है उसकी अपेक्षा इस ट्रांसफार्मर में लोहे हानि का मान अधिक होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहे का मान अधिक है। देखो कोर में है ना, यानी कि क्षेत्रफल अधिक है कोर का, तो लोहे का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। और जो लोहे हानि का मान इसमें अधिक है, तो ताम्र हानि का मान क्या होगा? ताम्र हानि का मान कम होगा। ये दूसरे क्या है और दूसरे उल्टे हैं। अगर लोहे हानि का मान अधिक है तो ताम्र हानि का मान कम होगा, जबकि पिछले वाले ट्रांसफार्मर में लोहे हानि का मान कम था, क्योंकि उसमें कोर सिर्फ एक ही प्रकार से थी। उसमें चुंबकीय क्षेत्र का केवल एक ही मार्ग था, इसमें चुंबकीय क्षेत्र के दो मार्ग हैं। इसमें कोर का मान अधिक है, यानी लोहे का अधिक यूज किया गया है, तो इसमें लोहे हानि का मान अधिक मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसमें एक चीज और काम की है, अगर इसमें किसी भी बाइंडिंग में दोष हो गया तो उसको पता लगाना कठिन कार्य है, दोष को ढूंढना कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें एक ही भुजा पर दोनों बाइंडिंग की गई है। लेकिन करोड़ प्रकार का था, उसमें दोनों भुजाओं पर अलग अलग बाइंडिंग की गई थी। हम अगर एक में दोष हो मिल गया है तो हम उसको हटा देते हैं, दूसरे कर देंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी बाइंडिंग में दोष हो गया, माना कि इसमें जो पहले बाइंडिंग की गई थी स्टार्टिंग के समय, उस बाइंडिंग में दोष हो गया, तो हमको दोनों बाइंडिंग हटानी पड़ेंगी, है ना? ढूंढना कठिन कार्य है ना। यानी कि अगर इसमें जो पहले बाइंडिंग की गई है उसमें अगर कोई दोष है तो हमको वो पहले तो बाद वाले हटाने पड़ेगी, उसके बाद में वो दोनों हटाने पड़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे क्या है, ऊपर है। इसलिए इसमें क्या है, दोष ढूंढना कठिन है। दूसरा, इसका मतलब मेंटेनेंस कठिन कार्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, देखना कोई जरूरी नहीं है, आप ध्यान रख सकते हो इस चीज को। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको। ये आपका है पूरा कौन सा? सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। इसके बाद में तीसरा है बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर, उसके बारे में अपन देखते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो लाइक करके चलना है ना। ये मैराथन क्लासेज है, 2 घंटे की मिलेगी आपको पूरी, और इसमें चैप्टर पूरा नहीं होगा 2 घंटे में, चैप्टर पूरा होता है यार। 2 घंटे में तो कुछ ही हिस्सा होता है,
कोई ना, और करेंगे स्टार्ट। तीसरा है बैरी प्रकार, बैरी प्रकार ट्रांसफार्मर। इसका नाम बैरी प्रकार पड़ा, बैरी प्रकार बोलते हैं इस ट्रांसफार्मर को। तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। ये इस प्रकार का होता है, ठीक है। थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। इसमें क्या है, जो मध्य वाली भुजा है इस पर बाइंडिंग की जाती है। अब इसमें क्या है, चुंबकीय जो फ्लक्स है उसके लिए अनेक मार्ग है, देखो है ना अनेक मार्ग। तो इसमें हमने देखें तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स के अनेक मार्ग हैं, अनेक मार्ग हैं। और इसमें बाइंडिंग की जाती है, एक भुजा पर स्थापित की जाती है। चुंबकीय फ्लक्स के अनेक मार्ग है ना। और इस ट्रांसफार्मर को हमेशा ठंडे स्थानों पर यूज किया जाता है। कहां पर? ठंडे स्थानों पर यूज। तो इस ट्रांसफार्मर में बैरी प्रकार ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या होती है, बहुत सारी भुजाएं होती हैं और इसमें एक ही भुजा पर क्या करते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं। उसके बाद में इसमें चुंबकीय फ्लक्स के लिए अनेक मार्ग होते हैं, तो लीकेज चुंबकीय फ्लक्स का मान इसमें बढ़ जाता है। दूसरी बात, इसमें ठंडे स्थान पर इसको यूज करते हैं। बस इसके लिए इतना ही है, ज़्यादा इसको पढ़ना नहीं है और एग्जाम में इतना आता भी नहीं है इसके बारे में, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अपन को दोनों सेल प्रकार के हैं और क्रोड प्रकार के, इन दोनों को इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। आप इसको बता सकते हैं। मिटा देता हूं उसको ना। अगला हम देखते हैं फेज के आधार पर। किसके आधार पर? फेज के आधार पर। हेडिंग है हमारी फेजों के आधार पर ट्रांसफार्मर। फेजों के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों फेजों के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार होते हैं। एक तो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं जहां पर हमको सिंगल फेज सप्लाई की आवश्यकता होगी। थ्री फेज ट्रांसफार्मर वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें थ्री फेज सप्लाई की आवश्यकता होगी। इसमें बाइंडिंग की जाती है, उसमें थ्री फेज बाइंडिंग की जाती है, इसमें सिंगल फेज बाइंडिंग की जाती है। एक एक के बारे में पढ़ते हैं अपन। पहला है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज अपन को देखनी है, वो है इसमें मैं अगर मैं देखूं तो वह ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज सप्लाई पर कार्य करता है, सप्लाई पर कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। कि वह ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज सप्लाई पर काम करता है उसमें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसमें क्या होते हैं, दो वाइंडिंग, इसमें दो ही वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। दो टर्मिनल बाहर निकलते हैं, दो इनपुट में और दो आउटपुट में। ये क्या होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंगों को स्थापित 180 डिग्री पर स्थापित किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत होता है, दोनों वाइंडिंगों को 180 डिग्री पर स्थापित किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो बाइंडिंग की जाती है उनको कितने डिग्री पर स्थापित किया जाता है। तो उनको दोस्तों कितने डिग्री पर किया जाता है, 180 डिग्री पर स्थापित किया जाता है। वो किस प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ 180 डिग्री पर। माना कि ये कोई कोर है, मैं आपको पहले पढ़ रहा था, इस पर ये कर दी बाइंडिंग, ये पे कर दी। ये दोनों क्या है, 180 डिग्री का कोण बना रही है। कितने बना रही है, 180 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। ये क्या है सिंगल फेज के बारे में, बस इतना ही पढ़ना है अपन को ना। इसके बाद में पढ़ता हूं आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, वह ट्रांसफार्मर जो थ्री फेज सप्लाई पर कार्य करता है,
उसे हम क्या कहते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाइंडिंगों को एक 120 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। कितने डिग्री पर? 120 डिग्री कोण पर। तो क्वेश्चन ये आता है 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग होती है उनके बीच में कितना कोण बनता है, तो 120 डिग्री का। सिंगल फेज में 180 डिग्री का। ठीक है, 120 पर किस प्रकार से? इस प्रकार से, इस प्रकार से 120 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। इसमें क्या होती है, 3 बाइंडिंग इनपुट में होती है, 3 आउटपुट में होती है। उनके 6 टर्मिनल जब निकलते हैं, 6 उनको स्टार डेल्टा में जिस प्रकार से जोड़ना है आप जोड़ सकते हैं। इनका संयोजन हम पढ़ेंगे, स्टार डेल्टा वाला पूरा संयोजन है उनको पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, आपको मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मिटा दो मैं इसको, ठीक है ना। अब अपन पढ़ते हैं व्यापार के आधार पर। किसके आधार पर? व्यापार के आधार पर। जो हम व्यापार कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर से हम कोई सप्लाई बेच रहे हैं, विद्युत को बेच रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो व्यापार के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार होते हैं? अगला है व्यापार के आधार पर। व्यापार के आधार पर, इसके आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार होते हैं। पहला है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर, इसके बारे में दोस्तों देते हैं। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है? वह ट्रांसफार्मर जो पावर सप्लाई यानी कि उत्पादन केंद्र हैं, उसके बाद में सब स्टेशन है, बड़े बड़े स्टेशन है, वहां पर यूज करते हैं। कौन ट्रांसफार्मर को? पावर ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर को अपन बड़े बड़े केंद्रों पर यूज करते हैं। उसके बाद में इस पर हमेशा लोड लगा होता है। आपने देखा होगा जो बड़े ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर, ये क्या होते हैं, बड़े बड़े ग्रिडों में स्थापित होता है और उन पर हमेशा लोड का मान होता है। इसके बाद में दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बोलते हैं वितरण ट्रांसफार्मर। उस पर हमेशा लोड नहीं लगा होता है। आपने आपके गांव में, कॉलोनियों में, घरों में लगा जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो होता है वितरण ट्रांसफार्मर। उस पर लोड का मान 50% यानी कि कभी रहता है कभी नहीं रहता, 24 घंटे लोड नहीं होता है। जबकि पावर ट्रांसफार्मर पर 24 घंटे लोड होता है, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उस पर 24 घंटे लोड नहीं होता है। क्यों? कि हमने हमारे घर में कोई आवश्यकता है तो हमने चालू किया, सप्लाई बंद कर दी, चालू कर दी, यानी कि उस पर हमेशा लोड नहीं होता है। जबकि पावर ट्रांसफार्मर पर 24 घंटे लोड होता है। इसलिए इसमें कौन सी हानि, ताम्र हानि का मान अधिक होता है और लोहे हानि का मान कम होता है। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होता है, लोहे हानि का मान उसमें अधिक होगा, उसमें ताम्र हानि का मान कम होगा, क्योंकि उस पर लोड नहीं होता है। और लोड हमेशा, लोड के ऊपर ताम्र हानि निर्भर करती है। ये चीज़ अपन पढ़ेंगे। अब मैं एक एक के बारे में देखता हूँ, पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। किसके बारे में? पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। वह ट्रांसफार्मर जो स्टेशनों, जो पावर स्टेशन होते हैं पर स्थापित किया जाता है, पर स्थापित होते हैं, स्थापित होते हैं। वह ट्रांसफार्मर जो क्या होते हैं, स्टेशनों पर क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर पर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर पर हमेशा क्या होता है, लोड होता है 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे हमेशा क्या जुड़ा होता है, लोड जुड़ा होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर? इस पावर ट्रांसफार्मर। इस पर लोड का मान हमेशा होता है, इसलिए इसमें लोहे हानि का मान अधिक होता है, सॉरी ताम्र हानि का मान अधिक होता है, क्योंकि लोड के ऊपर निर्भर करती है ताम्र हानि। क्योंकि लोड का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो तांबा क्या होगा, गर्म होगा, हानि का मान अधिक होगा। कौन सी हानि का मान? ताम्र हानि का मान। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर पर हमेशा क्या होता है, लोड होता है, जिसके कारण ताम्र हानि का मान क्या होता है, अधिक होता है, और लोहे हानि का मान कम होता है। ये आपको नोट करना है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, मैं बोल रहा हूँ, यानी कि ताम्र हानि का मान किस ट्रांसफार्मर होता है, वितरण ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, दोनों पर कोई पर नहीं। तो ताम्र हानि का मान सबसे ज्यादा होता है किस पर, पावर ट्रांसफार्मर, और लोहे हानि का मान क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर पर कम होता है। ये आपको लिखने, मैं लिख रहा हूँ, आपको देखना नहीं है, बस लिखना भी है। ये नहीं कि देख रहे हो, क्योंकि याद नहीं रहेंगे बाद में। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आता है कि पावर ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पर करते हैं,
इसमें हानि का मान किसका अधिक होता है, इस पर लोड कितना परसेंट होता है, मतलब कब होता है लोड, तो इस पर 24 घंटे लोड होता है, हमेशा लोड होता है। ठीक है, इसकी जो बाइंडिंग होती है उसको हम डेल्टा व स्टार में संयोजित करते हैं, स्टार डेल्टा में संयोजित करते हैं, यानी कि जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी जो बाइंडिंग वो स्थापित करते हैं वो किस में करते हैं, स्टार और डेल्टा में। किसमें, ये स्टार का सिंबल है, ये डेल्टा का सिंबल है, यानी कि प्राइमरी बाइंडिंग किस रहती है, स्टार में, और सेकेंडरी बाइंडिंग किस में होती है, डेल्टा में स्थापित होती है। किसमें, डेल्टा में स्थापित होती है। ठीक है, ये कौन सी ट्रांसफार्मर की बात है, पावर ट्रांसफार्मर की बात है। इस पर हमेशा पूर्ण लोड होता है, जबकि उस पर क्या होता है, अर्धपूर्ण लोड होता है। ये क्वेश्चन होता है किसके बारे में, पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम हिंदी में वितरण ट्रांसफार्मर। क्या, वितरण ट्रांसफार्मर। अब इस वितरण ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताता हूं, जो ट्रांसफार्मर कॉलोनियों में, गांव में यूज होते हैं, जो ट्रांसफार्मर कॉलोनियां गांव में यूज होते हैं, यानी गांव में कॉलोनी में लेकर रहना है, वो ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं, वितरण ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इस पर 24 घंटे लोड नहीं होता, इस पर हमेशा लोड संयोजित नहीं होता है, संयोजित नहीं होता है। इस पर हमेशा लोड नहीं होता है, लोड हमेशा किस पर होता है, पावर ट्रांसफार्मर। इस पर क्या होता है, 24 घंटे लोड नहीं होता है। इस पर लोड नहीं है तो इसमें ताम्र हानि का मान क्या होगा, ताम्र हानि कम और लोह हानि अधिक होगी। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। जब ताम्र हानि का मान कम मिलेगा तो लोह हानि का मान क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। ये होते हैं सारे पावर ट्रांसफार्मर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। आपके सामने पूरा कंप्लीट है, आप इसको उतार सकते हैं। और इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में, इसमें हमने एक चीज़ और है, बस इसकी जो बाइंडिंग होती है उसको हमेशा डेल्टा व स्टार में संयोजित किया जाता है, यानी कि सेकेंडरी बाइंडिंग को इसमें स्टार में और प्राइमरी बाइंडिंग को डेल्टा में। यानी कि पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, उल्टा होता है। पावर ट्रांसफार्मर का पावर में क्या की, हमने सेकेंडरी बाइंडिंग को किस में किया, स्टार में की, डेल्टा में किया, सॉरी। और जो वितरण ट्रांसफार्मर है इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग को हमने किस में किया है, स्टार में किया है। स्टार में क्यों किया है, क्योंकि स्टार में क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है, और गांव में हमें न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए सेकेंडरी बाइंडिंग को किस में किया है, स्टार में किया है। ये आपको उतारना है। ठीक है, मैं बता दूं उसको, आपको इस प्रकार का नोट कर लेना है। इनमें से बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं, बस देखते नहीं है आपको वे क्वेश्चन बने या नहीं बने, आते बहुत हैं। अब अपन पढ़ते हैं स्थापना के आधार पर। किसके आधार पर, स्थापना के आधार पर ट्रांसफार्मर। किसके आधार पर, स्थापना के आधार पर। स्थापना के आधार पर दोस्तों ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला है इंडोर, दूसरा है आउटडोर। इंडोर क्या होते हैं, ये महंगे होते हैं। कौन से होते हैं, महंगे होते हैं, जबकि ये सस्ते होते हैं। इंडोर क्या होते हैं, इंडोर मतलब अंदर, किसी सुरंग है, किसी कंपनी है, उसके अंदर होते हैं। ये क्या होते हैं, किसी कंपनी में है या सुरंग, उसके अंदर क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। कौन से, इंडोर, जिनको किसी टीन या छत के नीचे स्थापित किया जाता है। जबकि आउटडोर क्या होते हैं, बाहर लगे होते हैं। कहाँ, बाहर। ये किसके अंदर आते हैं, आउटडोर के अंदर आते हैं। जबकि इंडोर के वाले क्या आते हैं, अंदर आते हैं, यानी कोई कंपनी है उसके अंदर आते हैं। वह सुरंग का ट्रांसफर होता है उस प्रकार से, सुरंग के अंदर आते हैं, वो क्या आते हैं, इंडोर के अंदर आते हैं। जबकि आउटडोर के अंदर क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, बाहर हमेशा खुले में लगे होते हैं, बाहर खुले में। एक प्रकार हमें इसलिए लग सकते हैं कि जो बाहर खुले में स्थापित होते हैं उसको आउटडोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। कौन से कहते हैं, आउटडोर ट्रांसफार्मर। बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है अपन को। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं
आउटपुट क्षमता क्या पढ़ने ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपना है ऑटो ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों। ये ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंटली, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी बाइंडिंग हम इस प्रकार करें, माना कि ये ऐसा होता है, देखो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, माना कि इसको मैंने सप्लाई दी, इनपुट सप्लाई, ये प्राइमरी है, इसको मैंने यहां से टेपिंग निकाल के इस प्रकार किया, तो ये किसकी काम कर रही है, सेकेंडरी की। ये कौन सी काम कर रही है, सेकेंडरी, ठीक है। अब दोस्तों ये प्राइमरी का काम कर रही है, ये सेकेंडरी का काम कर रही है। अब इसकी हम परिभाषा लिखें एक प्रकार से, तो ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर कैसे कहते हैं, वह ट्रांसफार्मर जिसमें केवल एक ही बाइंडिंग स्थापित होती है और वही बाइंडिंग प्राइमरी का काम करती है और वही बाइंडिंग सेकेंडरी का काम करती है। वह ट्रांसफार्मर जिसमें एक बाइंडिंग होती है, कितनी बाइंडिंग होती है, एक बाइंडिंग, वही प्राइमरी का वही सेकेंडरी का काम करती है, यानी कि वह बाइंडिंग प्राइमरी का और वही बाइंडिंग सेकेंडरी का काम करती है। और यह ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप व स्टेप डाउन बना सकते हैं, स्टेप अप व स्टेप डाउन बना सकते हैं, यानी कि इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन या स्टेप अप बना सकते हैं। अब देखें माना कि, तो ये ट्रांसफार्मर इसमें कौन सा है, मैंने आपको बनाया, इसमें एक ही बाइंडिंग होती है, वही चुंबकीय रूप से और वही विद्युत रूप से जुड़ी होती है। जबकि हमने वो जो मेन ट्रांसफार्मर पढ़ा था उसमें क्या होता, वो चुंबकीय रूप से जुड़ी होती, जबकि विद्युत रूप से नहीं जुड़ी होती, क्योंकि उसमें दो बाइंडिंग की गई थी। और वो कौन से सिद्धांत पर काम करती है, वे म्यूचुअल इंडक्शन के यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर काम। तो यह है स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर। यह मैंने आपको कल भी पढ़ाया, अभी पढ़ाया था थोड़ी पहले, कि स्वयं प्रेरण क्या होता है, जो अपन थोड़ी पहले पढ़ा था, स्वयं प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा था और अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा था। दोनों सिद्धांत में क्या होता है कि स्वयं प्रेरण का सिद्धांत केवल एक बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, और एक बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है वही विद्युत रूप से जुड़ी होती है और वही चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। उसमें हम विद्युत धारा देते हैं, उसके अंदर से अलग से ईएमएफ उत्पन्न होता है, वही कौन सा है, स्वयं प्रेरण का सिद्धांत है। तो यह ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग है चुंबकीय रूप व विद्युत रूप दोनों से जुड़ी होती है, दोनों माध्यम से जुड़ी होती है, ये ध्यान रखना अपन को। जबकि जो मेन ट्रांसफार्मर है वो कौन से रूप से जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से, जबकि ये दोनों से जुड़ी होती है, चुंबक से और विद्युत से। देखो विद्युत भी है इसमें, चुंबक भी है, ठीक है। यह है स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, यह चुंबकीय विद्युत रूप से जुड़ी होती है। अब देखो आपको इस प्रकार दिखाया गया है, यह बाइंडिंग पूरी बाइंडिंग इस समय प्राथमिक का काम कर रही है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा मैंने इस प्रकार ले लिया, तो ये किसका काम कर रही है, सेकेंडरी का काम कर रही है। तो सेकेंडरी बाइंडिंग सिर्फ इतना ही काम कर रही है, इतना ही, ठीक, जबकि प्राइमरी बाइंडिंग इतना काम कर रही है पूरा, ठीक है। अब यही बाइंडिंग हमें इस ट्रांसफार्मर को जो डायग्राम बन रहा है इसको क्या नाम देंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कि अगर प्राइमरी, ठीक है, अगर इसको हम देखते हैं थोड़ा सा कि वही क्या है, अगर प्राइमरी बाइंडिंग क्या है, अधिक है,